हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की। डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति की यूनिट 4 का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं हम। यूनिट 4 हमारी है समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत। चैप्टर 2 हमारा है भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में संभावनाएं और चुनौतियां। और इस चैप्टर के साथ आपकी जो बुक है वो पूरी आज कंप्लीट हो जाती है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एक बार सिलेबस आप जरूर मैच कर लीजिए। टोटल 4 यूनिट थी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने चौथी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे चौथी यूनिट का सेकंड चैप्टर। इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर आपको जो भी लेक्चर आप एकलव्य स्नातक पर देखते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाती है एज ए नोट्स, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टा पे आप मुझे पूछ सकते हैं, यदि कोई आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बात होती है उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या, यानी डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर उत्तर औपनिवेशिक काल के दौरान किस प्रकार के राज्य हुआ करते थे, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उत्तर उपनिवेशवाद को अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट कोलोनाइलिज्म। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पोस्ट कोलोनाइलिज्म। ये क्या है? ये एक अध्ययन की शाखा है जिसमें उपनिवेशवाद, ठीक, साम्राज्यवाद से उत्पन्न होने वाले उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों को समझा जाता है। सामान्य शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इसमें किसी विदेशी शक्ति के द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्जा होने से स्थानीय लोगों के जीवन पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन जो है करा जाता है। और यह भी समझा जाता है कि किस प्रकार बाहरी शक्ति स्थानीय लोगों की मानसिकता में हीन भावना उत्पन्न करके उन पर लंबे अरसे तक नियंत्रण करती है। यानी कि ये जो औपनिवेशिक काल है, ये औपनिवेशिक काल एशिया के कई देशों ने देखा है। ना केवल एशिया के बल्कि यूरोप के भी कई देशों ने देखा है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी विदेशी शक्ति के द्वारा, जैसे भारत पर ब्रिटिश ने लगभग 200 सालों तक राज किया, तो इसको औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो इस काल के दौरान भारत पर या किसी भी देश पर जब औपनिवेशिक राज आया तो उस पर क्या सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, क्या उस देश की आर्थिक स्थिति हो जाती है, क्या उस देश के स्थानीय लोगों का, उस देश में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका क्या जीवन हो जाता है, उसको जो है डिस्कस करते हैं इसके अंदर। हम किसके अंदर? उत्तर उपनिवेशवाद के अंतर्गत। उपनिवेशवाद के क्रूर शासन का दौर न केवल भारत को बल्कि एशिया के कई देशों को देखना पड़ा है। यानी कि ऐसा नहीं कि भारत ही गुलाम रहा था, बल्कि कई एशिया के देश भी गुलाम रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका यानी अमेरिका तक गुलाम रहा है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया को भी ये दौर जो है वो देखना पड़ा है। गुलामी के अलावा एक क्रूर पहलू जो औपनिवेशिक काल का है, एक तो इसका मेन पहलू क्या है कि गुलामी थी। एक और अन्य पहलू है औपनिवेशिक काल का जिसमें लोगों के बर्बर रूप का चित्रांकन, कला, संस्कृति, परंपरा और इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यानी कि एक तरीके से जो उपनिवेशवाद का शासन रहता है वो क्रूर तो रहता ही है, इसके साथ साथ जो लोग उस देश के होते हैं वो उनका बर्बर चित्रांकन करते हैं। यानी कि वो उनकी दयनीय स्थिति को बताते हैं, वो उनकी कला को, उनकी संस्कृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व के सामने। ठीक है, उनकी परंपरा, उनके इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो कुल मिलाकर जब भी उपनिवेशवाद या यूं कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शक्ति का किसी भी देश पर वर्चस्व आया है तो उस देश को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। उस देश के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनका जीवन बिल्कुल दयनीय हो जाता है और उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। जब औपनिवेशिक काल समाप्त हुआ तो नई संरचना बनी, नए स्वतंत्र राष्ट्र बने। यानी जब जब जहां जहां ये औपनिवेशिक काल समाप्त हुआ वहां पर एक नई संरचना देखने को मिलती है। क्योंकक्योंकि देश जब आज़ाद हो जाता है, जैसे भारत ही ले लो आप, तो भारत जब आज़ाद हो गया था
तो उसकी एक नई स्वतंत्रता, उसे एक नई संरचना बनी, वो एक नई संरचना बना, उसने अपनी अलग एक अलग शक्ति के रूप में अब विश्व के सामने अपनी पहचान बनाई। तो जब भी कोई देश स्वतंत्र होता है तो वो एक नई संरचना बनता है। स्वतंत्र राष्ट्र की समझ और सुविधा के अनुसार संरचना को आकार एवं परिवर्तन दिया जाता है। जो भी राष्ट्र स्वतंत्र होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी नीतियों का निर्माण करता है, संरचना का निर्माण करता है और उसी को आकार देता है और परिवर्तन करता है। तो औपनिवेशिक काल ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही देखने को मिला था, बल्कि एशिया के कई देशों पर इस औपनिवेशिक का वर्चस्व जो है वो रहा है। ना केवल एशिया पर बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इन सबको भी इसका क्रूर शासन जो है वो क्रूर शासन के अंतर्गत रहना पड़ा है। एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत ने एक ऐसी विदेशी नीति विकसित की है जो नैतिकता पर आधारित है, भेदभाव रहित है, समता मूलक अंतरराष्ट्रीय समाज के निर्माण में सहायक है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत पर लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन रहा था, औपनिवेशिक राज रहा था। इस राज को खत्म होने के बाद भारत ने जो पिछले 70 से 75 सालों में तरक्की की है वो बिल्कुल अविश्वसनीय है। तो भारत ने अपनी एक ऐसी विदेशी नीति को विकसित किया है स्वतंत्र होने के बाद जो नैतिकता पर आधारित है, यानी सभी विश्व में जितने भी देश है सबके साथ मिलजुल कर भाईचारे की सद्भावना के साथ कार्य किया है भारत ने। भेदभाव रहित है। विश्व में, भारत में हो या विश्व में, कहीं भी ऐसे रंग भेद की नीति का विरोध भारत ने हमेशा से किया है। तो इस प्रकार की नीति को भारत ने विदेश नीति के रूप में अपनाया है। भारत की विदेश नीति अपनी भौगोलिक अखंडता की रक्षा करने, विचारों और कार्यों में स्वायत्तता बनाए रखने के साथ साथ अपनी गौरवशाली सभ्यता पर टिके रहने में सफल रही है। न केवल भारत ने अपनी भौगोलिक अखंडता को बचाए रखा है, भौगोलिक अखंडता की रक्षा की है, ठीक है, अपने विचारों और कार्यों में स्वायत्तता यानी कि अपने इंडिपेंडेंट फैसले भारत ने हमेशा से लिए हैं, और इसके साथ साथ वो अपने गौरवशाली सभ्यता को के ज्ञान पर टिके रहने में सफल रहा है, जिसे विश्व में अनुकरण किया जा सकता है। यानी कोई भी देश जो है वो भारत से सीख सकता है कि कम समय में भारत ने किस प्रकार अपनी विदेश नीति विदे बनाई है, जिसके साथ साथ उन्होंने अपने गौरवशाली सभ्यता को भी बनाए रखा है, अपनी भौगोलिक अखंडता की रक्षा भी की है और अपने कार्यों और विचारों में अपनी इंडिपेंडेंट सोच को जो है दर्शाया है। तो विश्व में कोई भी देश जो है वो भारत से सीख सकता है, भारत से अनुकरण कर सकता है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं निर्धारक तत्व की बात करें तो देखिए, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत होते हैं कुछ। सबसे संपूर्ण और पहला सिद्धांत है तटस्थ का सिद्धांत, तटस्थ या असंलग्नता का सिद्धांत। ये क्या होता है, देखिए, भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इसने किसी भी सैनिक गुट में सम्मिलित न होकर तटस्थ रहकर तटस्थता की नीति को अपनाया है। अर्थात जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो विश्व था वो दो शक्तियों में बटा हुआ था। एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो पूरा विश्व क्या कर रहा था कि या तो यूएसएसआर के साथ जुड़ रहा था या फिर अमेरिका के साथ जुड़ रहा था। लेकिन भारत ने उस समय क्या किया, भारत इन दोनों गुटों से अलग रहा, भारत ने तटस्थ नीति को अपनाया और अपना विकास किया। तो ये भारत की सबसे अहम और सही सोच थी, जिससे वो दो शक्तियों की चपेट में ना आकर अपने ऊपर भारत ने उस समय ध्यान दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था भारत की विदेश नीति का। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बनाए रखना, सहयोग एवं मित्रता को बनाए रखना। भारत ने सदैव विश्व में जितने भी देश हैं उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बनाए रखी है। वो किसी के आंतरिक मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, जो कि कोविड-19 के टाइम पे भी देखने को मिली है। भारत एक मित्रता बनाने वाला देश है। भारत ने हमेशा सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया है। सहअस्तित्व अथवा पंचशील के सिद्धांत को भारत ने फॉलो किया है। भारत ने सदैव से ही सहनशीलता के रास्ते को अपनाया है। बहुत सहनशील शक्ति के रूप में भारत रहा है। यही अस्तित्व का आधार है भारत का। विभिन्न राष्ट्रों के अस्तित्व के प्रति सहनशीलता को पंचशील के नाम से जाना जाता है। यानी भारत ने किसी भी देश के प्रति युद्ध करने की या कोई ऐसी पहल नहीं की है जिससे किसी भी राष्ट्र को कोई परेशानी हो, किसी भी देश को कोई परेशानी हो। भारत हमेशा सहनशीलता के रास्ते पे चला है। लोकतंत्र में विश्वास और समर्थन, भारत की विदेश नीति का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भारत सदैव लोकतंत्र में विश्वास रखता है। भारतीय विदेश नीति लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करती है। भारतीय विचारधाराओं भारतीय विचारधाराओं के
थोपे जाने में विश्वास नहीं करती। यानी भारत जो है प्रत्येक जिस देश के अंदर लोकतंत्र है उसका समर्थन करती है, और कोई भी देश जो तानाशाही रूप अपनाता है भारत उसका विरोध करता है, और भारत कहता है कि कोई भी विचारधारा जो है किसी भी देश के ऊपर थोपना बिल्कुल गलत है। तो इस चीज में भारत जो है विश्वास नहीं करता है। भारत हमेशा से ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंग भेद, असमानता का विरोधी है। यानी भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया है, औपनिवेशिक काल यानी उपनिवेशवाद का विरोध किया है, रंग भेद की नीति का विरोध किया है। यानी जो भी असमानता फैलाने वाले तत्व हैं उन सभी का भारत ने हमेशा से विरोध किया है। अतः यह भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है। भारत विश्व शांति में विश्वास रखता है। भारत विश्व शांति में विश्वास रखता है, कभी युद्ध की प्रवृत्ति या प्रकृति में विश्वास नहीं रखता है। भारत विश्व शांति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत विश्व शांति को प्रोत्साहन देना है। यानी विश्व में कहीं युद्ध हो रहा होता है तो भारत उससे अलग हो जाता है, बल्कि उस युद्ध को समाप्त करने में अपना अहम रोल निभाता है भारत हमेशा से। इसीलिए 1945 में जब शीत युद्ध चला था तो भारत ने तटस्थ की नीति को अपनाया था, जिससे कि इस विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सके। भारत की विदेश नीति का सिद्धांत आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का भारत विरोध करता है। यानी कि कोई भी जो भारत का इंटरनल मैटर है उसमें कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इस पर भारत का हमेशा मत रहता है। भारत इसी नीति का हमेशा से क्या समर्थन करता है। तो भारत का कहना है कि कोई भी विदेशी हस्तक्षेप जो है वो भारत के आंतरिक मामलों में नहीं होना चाहिए, और भारत भी यही नीति फॉलो करता है कि वो किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में कोई भी बात या कोई भी सलाह जो है भारत नहीं देता है। भारत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है। विभिन्न वैश्विक मुद्दे रहते हैं। देखिए यूएन में जो विभिन्न प्रकार की बैठकें चलती हैं, ठीक है, ब्रिक्स में चलती हैं, तो ऐसे कई प्रकार के संगठन हैं जहाँ पर वैश्विक मुद्दों की चर्चा चलती है, तो भारत इसमें बढ़ चढ़कर जो है भाग लेता है। जैसे विश्व व्यापार व्यवस्था हो गई, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बौद्धिक संपदा अधिकारों, वैश्विक शासन के रूप में वैश्विक आयामों के मुद्दों पर वैश्विक आम सहमति की वकालत जो है भारत करता है। तो इन सभी मुद्दों के साथ चर्चा करता है भारत हमेशा, और जो भी जो वैश्विक सहमति होती है उसको भारत हमेशा सपोर्ट करता है। भारतीय विदेश नीति की एक मुख्य विशेषता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका विश्वास। यानी यूएन के अंदर भारत का संपूर्ण विश्वास है। यूएन की नीतियों को भारत ने फॉलो किया है, और यूएन के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसको भी भरपूर भारत जो है मानता है। तो यूएन में भारत का भरपूर विश्वास है। संयुक्त राष्ट्र संघ संस्थापक सदस्य होने के नाते उसके उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए भारत हमेशा प्रतिबद्ध रहता है, और इसके शांति संचालन कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी भारत एक एक्टिव देश के रूप में काम करता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के नाते। भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की बात करें तो देखिए, भौगोलिक स्थिति प्रभावित करती है भारत की विदेश नीति को, इतिहास प्रभावित करता है, परंपराएं प्रभावित करती है, संस्कृति प्रभावित करती है, आर्थिक विकास का स्तर प्रभावित करता है, सैनिक बल प्रभावित करता है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां प्रभावित करती है। इन सभी को पहली वीडियो के अंदर ना मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो जो भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व है उनको ऑलरेडी बताया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर इस टॉपिक को दिखाया गया था चैप्टर के अंदर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं डिटेल से, मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। तो ये सभी स्थितियाँ जो निर्धारित तत्वों के अंदर आती है, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, ये सभी स्थितियाँ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसकी स्थापना जो हुई थी वो औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यानी जब ये जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी, जब ये खत्म हो गई थी, लगभग विश्व से समाप्ति की ओर थी, तब जो है एनआईएम की स्थापना होती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। यानी जब विभिन्न देश जो थे वो आज़ाद हो रहे थे औपनिवेशिक से। जैसे भारत भी आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है। इसी प्रकार अमेरिका आज़ाद हुआ था, ठीक है। चीन पर भी वर्चस्व था इनका, वो भी आज़ाद हुआ था। तो नए नए देश जो जिस समय आज़ाद हो रहे थे उस समय जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है
इसकी स्थापना हुई थी। और वैश्विक पटल पर एक नई पहचान प्राप्त करने में सभी देश उस समय जो जो आज़ाद हुए थे वो लगे थे अपनी एक नई पहचान बनाने में। भारत भी इन्हीं देशों में से एक था। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। जब भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ज्वाइन किया था तो उसके बाद से ही भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था 1945 से ही। ठीक है, 1945 से शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो जाता है विश्व के अंदर, जिसमें संपूर्ण विश्व वैचारिक आधार पर बंट जाता है दो गुटों में। इस वैचारिक युद्ध के एक छोर पर साम्यवादी सोवियत संघ था, जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर पूंजीवादी अमेरिका था। ठीक है, तो ये दो महाशक्तियां थी जिसके अंदर संपूर्ण विश्व जो है वो बट गया था। और इसी दौरान क्या था, इसी दौरान गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जो है स्थापना की जाती है। भारत ने अपनी विदेश नीति, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के तत्वों को अपनाया। यानी गुटनिरपेक्षता को भारत ने ज्वाइन किया। गुटनिरपेक्षता का क्या मतलब है? गुटनिरपेक्षता का मतलब है किसी भी गुट के साथ ना जुड़ना। ठीक है, गुट निरपेक्षता यानी किसी भी गुट का सदस्य ना बनना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाता है भारत, ताकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच किसी भी तरह के संघर्ष से दूर रहकर देश के विकास पर ध्यान दे सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर अपनी विदेश नीति में काफी हद तक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया था। यानी भारत इन दोनों महाशक्तियों से तटस्थ होकर और गुटनिरपेक्ष में शामिल होने के बाद भारत के जो फैसले थे, भारत की जो स्वतंत्रता थी वो कायम रही थी। भारत ने अपने विवेक से फैसले लिए थे। भारत ने अपने विवेक से उस समय कार्य किए थे अपनी विदेश नीति के अंतर्गत। वर्तमान में बात करें गुटनिरपेक्षता की, तो देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में 120 विकासशील देश जो है वो शामिल हैं। और इनमें से लगभग सभी देश यूएन के सदस्य भी हैं। ठीक है, सभी देश किसके? यूएन के सदस्य भी हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देशों को, जो जो 2/3 सदस्य देश है यूएन के, इसका प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। इसके बाद बात करते हैं भारत की परमाणु नीति की। भारत की परमाणु नीति क्या है? देखिए, भारत की परमाणु नीति का जो मूल सिद्धांत है वो पहले उपयोग नहीं का सिद्धांत है। यदि यदि यानी कि भारत ने ऐसी नीति का सबसे पहला अपना जो सिद्धांत अपनाया था परमाणु नीति के अंतर्गत, उन्होंने कहा कि हम परमाणु का कभी भी पहले जो है वो उपयोग नहीं करेंगे। यानी पहले उपयोग नहीं की नीति को भारत ने फॉलो किया है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक वह देश उसके ऊपर हमला ना कर दे। यानी भारत ने विश्व के सामने ये बात मानी और अपनी नीति बनाई। 2003 में भारत ने परमाणु नीति को अपनाया था और बनाया था। तो भारत ने कहा कि भाई हम परमाणु का प्रयोग कभी पहले नहीं करेंगे, और जब तक कोई देश हम पर परमाणु हमला ना कर दे तब तक हम उस पर हमला नहीं करेंगे। इसके अलावा भारत की नीति का एक और सिद्धांत है, किसी भी गैर परमाणु संपन्न देश के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल भारत नहीं करेगा। यानी जो भी देश विश्व के अंदर जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, उस पर परमाणु हथियार का प्रयोग भारत अगर सिचुएशन आ भी जाए तो नहीं करेगा। तो ये भारत की नीति है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था, पहला परीक्षण। इस परीक्षण का जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला परीक्षण था 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा। सफल परीक्षण की बात करें तो इसके बाद पोखरण 2, ठीक है, ये परीक्षण हुआ 1998 में। ठीक है, ये दो परीक्षण हुए थे 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में। परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण जो है यहाँ पर किए गए थे। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है पोखरण के नाम से। ठीक है, आपने देखी भी होगी। तो 1998 में जो है पोखरण 2 परीक्षण किया गया था, जहाँ पर 5 परमाणु बम के परीक्षणों की श्रृंखला का यह एक हिस्सा था। इन परीक्षणों के कारण विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। यानी विश्व के अंदर जो महाशक्तियां थी वो कभी नहीं चाहती थी कि भारत एक परमाणु शक्ति बने। इसीलिए विश्व जो है
खास तौर से अमेरिका, ठीक है, जो है ये चाहता था कि भारत कभी परमाणु परीक्षण ना करे, भारत भारत कभी परमाणु शक्ति ना बने। तो जब पता चलता है अमेरिका को और विश्व को कि भाई भारत ने परमाणु परीक्षण किया है, तो भारत के ऊपर कई प्रकार के सैंक्शन लगा दिए गए थे उस समय। इसी कारण भारत ने विश्व समुदाय से कहा, जब सैंक्शन लगा दिए गए तो भारत ने कहा भाई भारत एक जिम्मेदार देश है और वह अपने परमाणु हथियारों को किसी देश के खिलाफ पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये पहले इस्तेमाल की नीति जो है उसी समय बनाई गई थी। तो भारत की नीति का ये अहम हिस्सा था जो 2003 में भारत ने अपनी परमाणु नीति बनाई कि पहले जो है भारत इसका प्रयोग नहीं करेगा। भारत की आर्थिक नीति की बात करें तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक शोषण ने भारत को गरीब बना दिया था। जब ब्रिटिश शासन के अधीन भारत था, तो भारत आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से तो कमजोर था ही, तभी तो ब्रिटिश शासन आ गया था। तो भारत आर्थिक रूप से भी कमजोर काफी ज्यादा हो गया था। शुरुआत में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। यानी जब भारत औपनिवेशिक काल से आज़ाद हुआ, ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो स्टार्टिंग में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत उस गति से विकास नहीं कर पाया था जिस गति की उम्मीद थी। 1950 से लेके 80 तक लगभग 30 वर्षों तक जीडीपी जो थी भारत की वो 3.5% की दर से तरक्की कर रही थी, वृद्धि कर रही थी। आर्थिक नीति में प्रतिस्पर्धा और नवाचार की कमी के कारण आर्थिक गिरावट जो है वो देखने को मिल रही थी। यानी भारत जो है टेक्नोलॉजी को अपना नहीं पा रहा था, टेक्नोलॉजी की कमी थी, प्रतिस्पर्धा और नवाचार की कमी थी, जिसके कारण आर्थिक गिरावट भारत के अंदर देखने को मिली थी। 1991 में भारत अपनी अर्थव्यवस्था में, जब देखिए भारत काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रहा था, तो 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था, उसके बाद जो है भारत ने अपनी नीति में सुधार किया, अर्थव्यवस्था की नीति में उसके बाद भारत ने सुधार किया, जिसमें भारत ने वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति को अपनाया। अब इस वैश्वीकरण की नीति में होता क्या था, इसमें भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों को व्यापार करने की अनुमति दी गई। यानी जो एमएनसी कंपनियां थी, जो भारत भारत की जो विदेशी कंपनियां थी, उनको भारत में बुलाया गया कि भाई भारत में आप व्यापार कर सकते हो। यही वैश्वीकरण की नीति थी। तथा निजी व्यक्तियों को बड़े उद्योग चलाने की अनुमति दी गई। कुछ बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो भारत गवर्नमेंट के अंडर थी, ठीक है, उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया कि भाई तुम इनको चला सकते हो। परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। यानी 1991 के बाद जब भारत ने ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया, उदारीकरण की नीति को अपनाया, तो वहां पर भारत की तरक्की देखने को मिलती है। 1992 से 2008 तक का औसत जीडीपी जो था, सकल घरेलू उत्पाद, वो 6.5% था। 2009 से 2018 तक की जीडीपी थी वो 7.3% थी। यानी लगातार जो है भारत की जीडीपी में तरक्की देखने को मिलती है 2018 तक। 2022 में भारत की जीडीपी लगभग 3.25 ट्रिलियन डॉलर की हो गई थी, ठीक है। और विदेशी मुद्रा का भंडार भारत का 619 बिलियन डॉलर का था। तो इससे पता चलता है कि 1991 के बाद से भारत ने पिछले 25 वर्षों में अच्छी तरक्की की है। भारत एक विशाल अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है, जो विश्व अर्थव्यवस्था में, अगर यदि हम आज की बात करें तो भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, टॉप 10 में आता है और भारत का स्थान 6 नंबर पर है, ठीक है। यानी विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान आज के समय में 6 नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के महत्व की बात करें तो आज का जो भारत है वो उभरता हुआ भारत है, अलग भारत है। भारत का एक अलग महत्व है, ठीक है, उभरता हुआ भारत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। समकालीन भारत, आज के भारत की बात करें तो ज़्यादा भारत आत्मविश्वासी लगता है, कॉन्फिडेंट भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है। भारत के कूटनीतिक प्रयासों और अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता के कारण भारत विश्व की राय को अपने पक्ष में करने में सफल रहा है। यानी जिस प्रकार से भारत ने तरक्की की है, तो भारत के जो कूटनीतिक प्रयास है, भारत की जो विदेश नीति है, इसके साथ साथ जो भारत की आर्थिक तरक्की है, भारत की सैन्य शक्ति है, इन सब के प्रदर्शन से भारत संपूर्ण विश्व का जो पक्ष रहता है उसको अपनी तरफ मोड़ने में सक्षम है, सफल है। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत की अर्थव्यवस्था, परमाणु क्षमताओं, स्थिर लोकतंत्र और बड़े मध्यम वर्ग के संदर्भ में भारत के नए चरित्र को स्वीकार करना आरंभ कर दिया है। यानी एक समय ऐसा था जब भारत को अमेरिका जो था वो निम्न देश की दृष्टि से देखता था, लेकिन यदि आज के भारत की बात करें तो अमेरिका जो है वो भारत को एक संपूर्ण देश के रूप में देखता है और भारत भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है व्यापार करता है, ठीक है। और
नीतियों का सम्मान करता है। चीन के साथ भी भारत ने अपने संबंधों में सुधार किया है, यानी अब वो वाला माहौल नहीं रहा जो 1962 में था। तो चीन के साथ भी संबंधों में सुधार किया है। चीन के साथ भारत के संबंध अब शायद भागीदारी और आपसी सम्मान पर आधारित है, यानी पूरा पार्टिसिपेट भारत जो है इकोनॉमिक की दृष्टि से भी करता है और सैन्य दृष्टि से भी करता है। भारत तेजी से सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में चीन के साथ बराबरी कर रहा है। 2020 के दौरान गलवान लद्दाख में सीमा पर हुई झड़पों के दौरान भारत अपने क्षेत्रों में चीन की घुसपैठ को विफल करने में सफल रहा था। 2020 में आपको पता है गलवान में क्या हुआ था, चीन के जो सैनिक थे उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसके भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और चीन की जो कोशिश थी इसको नाकाम कर दिया था, विफल कर दिया था। तो चीन द्वारा भारत की घेराबंदी तोड़ने में भारत सफल रहा है। तो इससे पता चलता है कि सैन्य दृष्टि से भारत मजबूत हो गया है, आर्थिक क्षेत्र में भी भारत मजबूत हो रहा है। और इसका एक और उदाहरण देखने को मिलता है, क्वाड का सदस्य जो है भारत बन गया है। क्वाड एक संगठन बनाया गया है जिसके अंदर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इन चार देशों इन चार देशों के साथ मिलकर भारत के चार देशों के इन तीन देशों के साथ मिलकर भारत ने संगठन बनाया हुआ है जिसको चतुर्भुज सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वाड इसका नाम है। ये चार देश इसके सदस्य हैं। ये 2007 में इसका निर्माण जो है किया गया था। तो इससे पता चलता है कि भारत एक मजबूत और भारत जो है संपूर्ण विश्व के अंदर एक अहम स्थान आज के समय में रखता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का एक अहम रोल है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो जो है ख़त्म हो जाती है, चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है और आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।